उर्दू नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा निकला की छठी किस्त। जमान अहमद के घर इस वक्त मौत का समा था। हर कोई आने वाले वक्त और हालात से खौफजदा अपनी अपनी सोचों में गुम था। सैयदा बानो रोते हुए बोली, जमान, कहीं से भी मेरी अबरू को ले आए, नहीं तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। अगर किसी ने किडनैप भी किया होता तो अब तक तावान के लिए फोन आ चुका होता। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज जमान, पुलिस में रिपोर्ट करवाएं, वो ढूंढ लेंगे मेरी आबी को, प्लीज। जमान अहमद ने अपनी शरीक हयात को देखा, जो महज चंद ही घंटों में बरसों की मरीजा मालूम हो रही थी। नहीं सईदा, रिपोर्ट कैसे करवा सकते हैं? रिपोर्ट करवाई तो बहुत बदनामी होगी। लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे मेरी आबी पे, और मैं वो नहीं सह पाऊंगा। तो क्या आबी का गायब रहना सह पाएंगे? हमें सिर्फ अपनी बेटी से मतलब है जमान। जमाने वालों से कोई गर्ज नहीं हमें। लोगों का तो काम ही है अपनी जुबान की रील चला के दूसरों की रूह को छल्ली करना। हमें अपनी अबरू पे भरोसा है जमान। सईदा एकदम गुस्से से बोली तो आंसू इनका चेहरा भगो रहे थे। नहीं सईदा, मैं जज्बात में आके अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा है, वो कभी मेरी आबी के साथ बुरा नहीं होने देंगे। मैं हमेशा अपनी आबी के साथ था, साथ हूं और रहूंगा। मुझे एतमाद है अपनी बेटी पे। कल का दिन, सिर्फ कल का दिन देखते हैं, कोई राह निकल आएगी। लेकिन अगर आमना बहन या तैमूर को पता चल गया तो? शादी में सिर्फ 10 दिन रहते हैं, कार्ड बढ़ चुके हैं, सारी तैयारी मुकम्मल है। मुझे बहुत डर लग रहा है जमान। यही खौफ तो जमान अहमद को खाई जा रहा था, लेकिन इन्हें अपने आप को मजबूत करना था। कोई पूछे तो कह देना कि अबरू कुछ दिन के लिए अपने मामू की तरफ गई हुई है, वो स्पार्ट लहजे में कहते हुए कमरे में जाने लगे। लेकिन जमान, अभी के मामू। इससे पहले कि वो कुछ कहती, जमान मुड़े और गुस्से से धारते हुए बोले तो सैयदा बानो, हया और फहद भी सहम गए। क्या मामू? झूठ नहीं बोल सकते क्या? हर बात बताना जरूरी है? पता नहीं कब अकल आएगी तुम सबको। पागल किया हुआ है मुझे। वो गुस्से से धारते कमरे में गए और जोर से दरवाजा बंद किया तो सईदा बानो रोने लगी। प्लीज अम्मी, संभालें अपने आप को, बाबा बहुत परेशान है। लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसी में हम सबकी और आपी की भलाई है। हया इन्हें अपने साथ लगाए तसल्ली देते हुए बोली, आबी, मेरी आबी, आ जाओ बेटा। तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करवाने की, बेगैरत इंसान? चटाख। इससे पहले कि अबरू गुस्से में कुछ कहती, सिकंदर शाह के थप्पड़ से वो लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरी। शट अप, जस्ट शट अप अबरू जमान। एक लफ्ज भी और निकाला तो गुद्दी से तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। सिकंदर शाह इसे बालों से पकड़े इस कदर जोर से गरजा कि अबरू सहम गई। इसके बाल जोर से पकड़ने से इसके स्कार्फ की पिनें निकल गईं और इसकी गर्दन पे जोर से चुभती इसे तकलीफ से दो चार कर गईं। इसके मुंह से बेसाख्ता सी की आवाज निकली, प्लीज छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। वो इसका हाथ हटाते गिड़गिड़ाई तो इसकी झील सी आंखों से समुंदर का रेला निकल आया था। लेकिन सिकंदर शाह बेरहम हो चुका था। इसके एक झटके में अबरू का स्कार्फ इसके सर से फिसलता जमीन पर गिरा तो इसके आंसू साकित हो गए। इसने फौरन अपना स्कार्फ उठाना चाहा, लेकिन इससे पहले ही सिकंदर उसे उठाता खड़ा हो गया। इसका दुपट्टा पहले ही कहीं गिर चुका था। इसने दोनों बाजुओं से अपने आप को छुपाते सामने खड़े इस बेरहम शख्स को देखा तो सिकंदर शाह इसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखें अबरू को अपने जिस्म में पेवस्त होती महसूस हुई। इसे एकदम खौफ ने जकड़ लिया। इसका दिल चाहा जमीन फटे और वो इसमें समा जाए, जहां ये आंखें तो ना हो। प्लीज, मेरा स्कार्फ, इसने रोते हुए इल्तिजा की तो सिकंदर शाह जोर जोर से कह कह लगाता हंसता चला गया, यहां तक कि अबरू को इसकी जहनी हालत पे शुबा हुआ। अबरू खड़ी हुई तो वो एक एक कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा। नहीं, प्लीज आगे मत बढ़ना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, प्लीज मुझे जाने दो। अबरू भी एक एक कदम पीछे हटती हुई दीवार से टकराई तो इसने खौफजदा नजरों से पीछे देखा। इसने इर्द गिर्द देखा तो सिकंदर शाह अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे इसकी फरार की राह बंद कर चुका था। इनके दरमियान फासला इस कदर कम था कि अबरू अपने चेहरे पर सिकंदर शाह की सांसें महसूस कर सकती थी। इसने मुंह मोड़े एकदम खौफ से आंखें भींच लीं। इसे अपने जिस्म से रूह फना होती महसूस हुई। क्या हुआ अबरू जमान, डर गई? अफसोस, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। एक मिनट में दूसरों की अकल ठिकाने लगा देती हो। यहां तक कि ये भी नहीं सोचती कि किसी का कितना बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो। बहुत बहादुर हो ना। तो चलो शाबाश, आज दिखाओ अपनी बहादुरी। सिकंदर ने अपना हाथ इसके चेहरे पर रखा ही था कि जोर से धक्का देते इसे खुद से दूर करते वो चीखी,
खबरदार मुझे हाथ लगाया तो मम। सिकंदर इसे धक्का मारने से क्या गिरता, जरा सा पीछे ही हुआ था और एकदम गुस्से से अबरू को कंधों से पकड़े जोर से चिल्लाया, क्या समझती हो खुद को? हाथ न लगाऊं? 1 मिनट में 2 कोड़ी का कर दूंगा तुम्हें। अबरू जमान, तुमने सिकंदर शाह से पंगा लिया है, इसका खमियाजा तो भुगतना होगा। पाई पाई का हिसाब दोगी तुम। मैं तुम्हारी नाम निहाद इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा मान, सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगा। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत तुमसे करता हूँ अबरू जमान, तुमसे। और ये नफरत तुमसे होगी। इसकी गिरफ्त अबरू के बाजू पर इस कदर सख्त थी कि इसे अपने बाजू टूटते हुए महसूस हुए। इसकी आंखों से आंसुओं का रेला जारी रहा। इसने एक झटके से बाजू छोड़े तो वो दूर जा गिरी। सामने खड़े इस शख्स की नफरत में इसने खुद को जलता हुआ महसूस किया। इसके सामने सब घर वालों का, तैमूर का चेहरा आने लगा। 10 दिन बाद इसकी शादी। इतनी सोचें, इसे लगा इसका दिमाग फट जाएगा। इसे बहुत जल्द फैसला लेना था। देखो, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ, मुझे जाने दो। 10 दिन बाद मेरी शादी है। मैं घर न पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे अम्मी बाबा वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो प्लीज। इसके लंबे घने बालों का आबशार इसकी कमर पे फैल चुका था। दुपट्टे से बेनियाज, इसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो इसके पांव पकड़े गिड़गिड़ाई तो इसके लहजे में खौफ, हरास, बेबसी, लाचारी, क्या कुछ ना था। लेकिन सामने खड़ा वो शख्स बेरहम और पत्थर दिल हो चुका था। एक बार फिर अबरू को कंधों से पकड़े अपने सामने खड़े किया और इसकी झील सी आंखों में अपनी खूबसूरत लाल होती आंखें डाले बेरहमी से बोला, माफी से तो बात बहुत ऊपर जा चुकी है अबरू जमान। शादी भी टूटेगी और तुम भी। और ये आंसू, इसने अबरू के गालों पे बहते आंसू उंगली के पैरों पे लेते हुए हवा में उड़ाया। अभी से आगे भी बहुत रोना है तुम्हें, शायद सारी उम्र। तो संभाल के रखो, आगे बहुत काम आएंगे ये आंसू। कल आऊंगा मैं अबरू जमान, तैयार रहना। वो इसे कबिंदगी से आंख मारते इसका गाल थपथपाता जाने लगा तो वो भी इसके पीछे भागी। तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे यहाँ नहीं रहना, घर जाना है मुझे, बाहर निकालो मुझे। अबरू बैग से इसकी शर्ट खींचते जोर से रोते बोली तो सिकंदर शाह एकदम गुस्से से इसके गाल पर थप्पड़ रसीद करते गुर्राया, शट अप। वो दूर फर्श पर औंधे मुंह गिरी। इसकी कमर में दर्द की एक लहर उठी तो वो कराह गई। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह वहीं फर्श पे ढेर हो गई। सिकंदर शाह बाहर निकलते दरवाजा बंद कर चुका था। व्हाट द हेल इज दिस? वो कमीनी 2 टके की, पैसे के नाम पे खुद को बेचने वाली तवायफ, वो खुद को समझती क्या है? मुझे यानी शाह को इग्नोर कर रही है। इसकी इतनी हिम्मत वो मुझे इनकार करे। शाह भूखे शेर की तरह मुसलसल चकराता फिर रहा था। लेकिन इसका गुस्सा फिर भी कम ना हुआ तो मेज पे पड़ी शराब की बोतल जमीन पे पटक दी। मानी ने इसके कंधे पे हाथ रखे इसे शांत करना चाहा। यार छोड़ो ना शाह, तुम्हें कौन सी लड़कियों की कमी है? हर अमीर से अमीर खूबसूरत लड़की तुम्हारे एक इशारे की मुंतजर है। हजारों तुम्हारी एक काल पे तुम्हारे पास होंगी, लेकिन वो हजारों दिल आवेज तो नहीं होंगी। यार इसकी बात ही अलग है। बहुत सी लड़कियों से मेरे ताल्लुकात, लेकिन इस जैसी कोई एक भी नहीं। इतना मुकम्मल हुस्न मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। जब से इसे देखा है मुझे इससे मिलने का जुनून बढ़ता जा रहा है। वो एक बार भी मुझे अपने पास नहीं आने दिया उसने, सिर्फ बातों में बहलाया। और मुझे सुबह होश आया तो वो गायब थी। क्यों? और अब मुसलसल 7 रोज से मेरी कोई कॉल रिसीव नहीं कर रही। वाई? वो गुस्से से पागल होते हुए चीखा। तो यार इसके पास चलते हैं, मानी ने मशवरा दिया। नहीं, शाह बार बार किसी के पास चलकर नहीं जाता। अब इसे खुद आना होगा, चाहे जैसे भी हो। तुम सितारा को इसे जल्द अज जल्द भेजने का कहो। शाह इसे कहता सीढ़ियां चढ़ गया। दूसरी तरफ सितारा मैडम कब से बैठी दिल को समझा रही थी। दिल, आखिर तुम क्यों कर रही हो ऐसा? बार बार शाह की धमकियां मिल रही हैं, क्यों इसे इग्नोर कर रही हो? एक बार इससे मिलके कुछ वक्त इसके साथ बिता लो। दिमाग खराब है आपका? मैं वक्त गुजार लूं इस शख्स के साथ, नाजायज ताल्लुकात बढ़ाऊं? दिल गुस्से से चीखी तो सितारा मैडम भी फट पड़ी। हाँ, तुम गुजारो इसके साथ वक्त, क्योंकि यही हमारा धंधा है। बढ़ाओ इसके साथ नाजायज ताल्लुकात, क्योंकि तुम एक तवाइफ हो। क्यों रखा हुआ है खुद को ढांप के? किसके लिए संभाल के रखा है खुद को? इस कोठे पे तुम्हें लूटने के लिए तो कोई आ सकता है, लेकिन इज्जत बनाने के लिए नहीं। तुमसे कोई दिल तो बहला सकता है, लेकिन अपने घर की जीनत नहीं। रात के अंधेरे में कोई तुम्हारे पास अपनी हवस मिटाने आ सकता है, लेकिन दिन के उजाले में तुम्हारी इस सूरत से भी इनकारी होगा।
इस माशरे के लिए एक गाली हो तुम जितना चाहे खुद की हिफाजत कर लो, जितना चाहे पाक दामन रहो, लेकिन कोई तुम्हारा एतवार नहीं करेगा। मैं, तुम, हम सब अंधेरों के राही हैं। उजाले हमारा मुकद्दर नहीं। तुम्हारी जात पे तुम्हारा कोई हक नहीं। ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में जीना सीखो। मैं शाह को कॉल कर रही हूँ कि आज तुम इसके पास जाओगी। सितारा मैडम ने इसे हकीकत का आईना दिखाते आखिरी फैसला सुनाया तो वो भी फट पड़ी। तो किसने कहा था तुम्हें सितारा बेगम कि इस कोठे को, इन अंधेरों को अपना मुकद्दर और मेरा मुकद्दर बनाओ? मर गया था मेरा बाप तो हराम खिलाने से बेहतर था गला घोंट देती मेरा। मुझे हर भेड़िए के सामने पल पल मरने को तो ना छोड़ती। मैं कैसे कैसे खुद को बचाती हूँ इन हवस के मारे दरिंदों से। कभी सोचा है तुमने? मेरी जात पे कुछ मेरा इख्तियार तो रहने देती। क्यों मुझे सिसक सिसक के जीने पर मजबूर किया, क्यों? लेकिन एक बात याद रखना सितारा मैडम, वो गुस्से से बोलती माँ के सामने खड़ी होती, इसकी आंखों में आंखें डाले बोली, मैं तुम्हारे इस कोठे पे 23 बरस से रहते हुए भी बागदामन थी हूँ, और आखिरी सांस तक रहूंगी। तुम्हारे नाम निहाद खरीदार ना मुझे कभी खरीद सके हैं और ना ही कभी खरीद सकेंगे। और इसने लंबी सांस भरी और एक बार फिर सिलसिला कराम शुरू किया। और और तुम्हें किसने कहा है कि मुझे इन हवस के मारों से अपनी किरदार की गवाही चाहिए? रातों को कोठों पे रहने वाले ये नाम निहाद इज्जतदार खुद इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है, बदनुमा धब्बा। मुझे ही देख के लाल टपकाने वाले मेरे ही किरदार की गवाही देंगे? वो तंजिया हंसी। वो वो मेरी क्या गवाही देंगे? इनके तो अपने किरदार मशकूक हैं। और हाँ, अब फोन आए तुम्हारे इस शाह का तो बोल देना, अगर इतना ही मेरे लिए इसका जुनून बढ़ता जा रहा है तो निकाह पढ़वा ले मुझसे और रख ले मुझे अपने पास। इसकी हवस भी मिटती रहेगी, मेरा ज़मीर और किरदार भी मुतमईन रहेगा। वो इसे अपना फैसला और जवाब सुनाती कमरे से निकल गई। वो ऐसी ही थी और यही वजह थी कि एक कोठे पर रहते हुए भी इसका किरदार आईने की तरह साफ शफाफ था। अबरू जमान घर से गायब है। ये बात पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की चहमगोइयां कर रहे थे कि अबरू घर से भाग गई, वो किडनैप हो गई। और इसी बात का जवाब लेने आमना बेगम और तैमूर जमान अहमद के घर पे मौजूद थे। भाई साहब, कल से अबरू गायब है और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्यों? आमना बेगम ने सामने बैठे सर झुकाए जमान अहमद से पूछा, लेकिन वो खामोश रहे, कुछ ना बोले। शायद कुछ नहीं था बताने को। अंकल, अम्मी आपसे कुछ पूछ रही हैं। तो क्या लोग सच कह रहे हैं अबरू भाग? जबान संभाल के बरखुरदार, खबरदार जो एक लफ्ज मेरी बेटी के खिलाफ गलत बोला। तैमूर की बात मुकम्मल होने से पहले जमान अहमद गुस्से से बोले तो आमना बेगम का गुस्सा भी आसमान को छूने लगा। अरे भाई साहब, हमारी क्या जुबान बंद करवाते हो? बेटी की बंद रखी होती तो ये नौबत ना आती। इसीलिए कहते हैं बेटी को लड़कों के साथ ना बढ़ाओ, आसमान को छूने लगता है इनका दिमाग। अगर किसी और के साथ ही इसका चक्कर चल रहा था तो हमें क्यों बदनाम किया? इसी के साथ रुखसत कर दिया होता ताकि ये कालक तो न मल के जाती मुंह पे। हाय जुल्म खुदा का, हमारी इज्जत तो दो कोड़ी के कर दी तुम सबने। 10 दिन बाद शादी थी, क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? क्या बताएंगे कि हमारी होने वाली बहू अपने आशिक के साथ? बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास आमना बेगम। मैंने तुम्हारा लिहाज किया, इसलिए तुम मेरे घर बैठी थी। तुम लोग जा सकते हो मेरे घर से। जमान, ये आपने क्या किया? सैयदा बानो रोते हुए बोली तो जमान अहमद इनकी बात काटते फौरन बोले, नहीं सईदा, ये लोग इस काबिल नहीं कि इन्हें घर बैठा के अपनी रूह को छलनी करवाया जाए। इन्हें क्या कदर होगी बेटी की, इनके घर पैदा जो नहीं हुई। जमान अहमद गुस्से और बेबसी की मिली जुली कैफियत में बोले तो आमना बेगम खड़े होते बोली, हाँ हाँ, शुक्र है पैदा ही नहीं हुई। ऐसी औलाद से तो बेहतर है बंदा बे औलाद ही रहे। और आप क्या हमें निकालेंगे घर से? हम खुद ही जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। ये रखो अपनी अंगूठी और पैसे, हम अभी के अभी ये रिश्ता खत्म कर रहे हैं। आमना बेगम अंगूठी और पैसे मेज पे पटकती कमरे से बाहर निकल आई तो तैमूर भी इनके पीछे हो लिया। अबरू, आमना बेगम की अंगूठी रखते ही सईदा बानो की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाते हुए सोफे पे जा गिरी। जमान अहमद और हया भाग के इन तक पहुंचे और इनका सर अपनी गोद में रखे हया इनका गाल थपथपाते बुरी तरह रो दी, जबकि जमान अहमद डॉक्टर को कॉल करने लगे। अम्मी आंखें खोलें प्लीज अम्मी। सईदा होश में आओ। हया चुप बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर लूंगा। जमान अहमद हया से ज्यादा खुद को तसल्ली देते हुए बोले। इनकी आंखें पानी से लबालब इंतहा की जब्त पे थीं। बहुत स्ट्रेस में है ये
और बीपी भी बहुत लो है इनका। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और ये मेडिसिन भी लिखती है। सुकून आवर इंजेक्शन लगाया है, 1 घंटे तक इन्हें होश आ जाएगा। आप प्लीज़ ये मेडिसिन ले आएं और इन्हें किसी भी टेंशन से दूर रखें और हल्की गज़ा देनी है इन्हें। डॉक्टर अमजद चेकअप के बाद दवाइयों का पर्चा थमाते बोले और अपना बैग उठाए इजाज़त मांगी तो जमान अहमद भी डॉक्टर के साथ हो लिए। हया इनके जाने के बाद अम्मी का हाथ थामे बुरी तरह रो दी। प्लीज़ अपी, जहाँ भी हो खुदा रहा वापस आ जाओ। अम्मी बाबा, हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि लोगों की बातें सुनकर और बर्दाश्त कर सकें। कहाँ चली गई हो अपी? प्लीज़ जहाँ भी हो आ जाओ। हया हिचकियों से रोते अपी से महवे गुफ्तगू थी। सिकंदर शाह ऑफिस से अभी घर पहुंचा था। इसके रूम में जाते ही फरीद काफ़ी ले आया और डरते डरते इस लड़की के बारे में बताने लगा, क्योंकि खाना ले जाने की ड्यूटी सिकंदर शाह ने फरीद को दी थी। सर, वो लड़की खाना नहीं खा रही। मैं सुबह से 2 बार लेकर जा चुका हूँ और अब भी लेके गया तो इसने ट्रे फेंक दी। तुम खाना रखो, मैं आ रहा हूँ। सिकंदर मुठियां भेजे गुस्से से बोला तो फरीद चीसर कहता चला गया। अबरू ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठी थी जब फरीद इसके सामने खाने की ट्रे रखते मुअद्दब सा बोला, मैडम, सर का ऑर्डर है कि खाना ख़त्म होना चाहिए। कितनी बार कहूँ मैंने नहीं खाना? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? दफ़ा हो जाओ यहाँ से और कह देना अपने सर को, जहर तो खा लूंगी लेकिन इसका ये हराम का एक नवाला भी हलक से नहीं उतारूंगी। अबरू गुस्से से चीखी तो फरीद ने डरते हुए सामने खड़े सिकंदर शाह को देखा तो इसने सर के इशारे से जाने को कहा। अबरू की इसकी तरफ पुश थी, वो सिकंदर शाह की मौजूदगी से लाइलम थी। इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए अबरू जमान कि वो पूरे ही ना हो। फरीद के जाने के बाद सिकंदर शाह बोला तो अबरू ने सहम कर आवाज़ की सिमत देखा। सिकंदर शाह चेहरे पे चट्टानों जैसी सख्ती और आंखों में गहरा सुकूत लिए कोट की जेब में हाथ डाले खड़ा बोला। अबरू ने थूक निकली, यूं जैसे कोई चारा ना हो। क्या कहा? जहर खाना पसंद करोगी? ओके, बहुत जल्द तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। पहले खाना खाओ। सिकंदर चेयर पर बिल्कुल इसके पास बैठते बोला तो वो डर के मारे फौरन पीछे होते ही बोली, नहीं खाना, नहीं खाना मुझे। मैंने कहा खाना खाओ अबरू जमान, नहीं तो मुझे खुद ही जहमत करना पड़ेगी और वो तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इसने बोलते हुए हाथ खाने की तरफ बढ़ाया ही था कि अबरू ट्रे उठाते सहम के बोली, नहीं, मैं खा लूंगी। गुड। सिकंदर इसे नवाला तोड़ते देख के बोला तो बेबसी के मारे अबरू की आंखों में आंसू आ गए और नवाला इसके हलक में फंसने लगा। इसे सिकंदर शाह की आंखें अपने ऊपर खुपती महसूस हुई तो वो मुश्किल 2-3 नवालों के बाद इसने हाथ खींच लिया। सिकंदर शाह को अपने सामने बैठी अबरू को रोते देखकर एक सुकून सा महसूस हुआ। वो एक डायरी और पेन इसके सामने कदमों में फेंकते हुए स्पार्ट लहजे में बोला, लिखो एक लेटर अपने डियर बाबा के नाम। क्या मतलब? कैसा लेटर? अबरू खौफजदा सी बोली, ऑफ कोर्स लव लेटर डियर अबरू जमान। और तुम लिखोगी कि तुम सिकंदर शाह से जुनून की हद तक प्यार करती हो, तुम इसके बगैर नहीं रह सकती। वो ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी तैमूर से कराना चाह रहे थे जबकि तुम्हें वो पसंद नहीं था, इसलिए तुम सिकंदर शाह के साथ भाग गई। और ये भी कि वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश ना करें वरना अपना ही नुकसान उठाएंगे। सिकंदर शाह चेहरे पे मकरूह मुस्कुराहट सजाए कमीनगी से बोलता अबरू की हस्ती को फना कर गया। स्पाट वीरान चेहरा, साकत आंखें, इसे लगा गोया वो पत्थर की हो गई है। इसमें हिलने की ताकत नापैद हो चुकी थी। ओ हेलो। जब काफी देर तक इसने कोई हरकत ना की तो सिकंदर शाह ने इसका मुंह जोर से पकड़ते इसके सामने चुटकी बजाई। ये बुत बनी क्यों खड़ी हो? लिखो जो मैंने कहा है। अबरू की आंखें खौफ से फैल चुकी थीं। तुम्हें सुनाई नहीं देता? पकड़ो ये और लिखो अपने बाप के नाम। सिकंदर ने जबरदस्ती इसे डायरी पकड़ाई तो वो होश में आते ही इसे दूर फेंकते जोर से चीखी, क्या बकवास है ये? मैं और प्यार, वो भी तुमसे? होश में तो हो? नफरत करती हूं मैं तुमसे, बेहद नफरत। वो अपनी खूबसूरत आंखें सिकंदर शाह की आंखों में डाले नफरत से बोली, और लेटर? ये भूल है तुम्हारी कि कोई लेटर मैं अपने बाबा को लिखने वाली हूं। तुम? वो इसकी तरफ उंगली उठाते बोली, तुम एक घटिया, कमीने और पागल शख्स हो। मैंने तुमसे माफी मांगी लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे माफी मांगी जाए। तुम एक इंतहाई नीच, गिरे हुए पागल इंसान हो। चिटाख। अबरू की जबान को सिकंदर शाह के थप्पड़ ने बंद कर दिया। थप्पड़ इस जोर से मारा गया था कि अबरू को अपना जबड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ। सिकंदर इसके पास झुकते
इसके बाजू जोर से मुट्ठी में जकड़े नफरत से बोला, मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में गोडे गोडे डूब चुका हूं अब्रुज़मान, जो तुम्हें इतनी खुशफहमियां हैं। और नफरत, नफरत तो तुम सहोगी सिकंदर शाह की, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और लेटर, वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसा, ओके एज यू विश। तुम्हें तो पता है कि मैं पागल, और पागल कुछ भी कर सकता है ना। सिकंदर ने दूसरे हाथ से इसके मुंह पर आई बाल की लट को जोर से खींचा, तो अबरू इसके कुछ भी का मतलब समझते खौफजदा सी होते इसकी मुट्ठी से अपने बाल निकालने की नाकाम कोशिश करने लगी। इसके हाथों में कपकपाहट थी। सिकंदर शाह ने इसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा तो वो टूटी शाख की तरह इसके पहलू में आ गिरी। प्लीज छोड़ो मुझे, अबरू सहमी सी बोली तो इसके आंसू बहने लगे। क्या ख्याल है फिर, रात है, तन्हाई है, और तुम भी खूबसूरत हो, तो कुछ पागलपन न दिखा दूं। सिकंदर ने इसका चेहरा ऊपर किए इसके कान में सरगोशी की तो अब्बू का रंग फक हो गया। वो इसे धक्का देती फौरन पीछे हटी। ये सब, प्लीज तुम वो नहीं, वो बेरब सी बोली तो सिकंदर खड़ा होता इसके सामने जा रुका। अगर तुम यहाँ इस जगह हो तो तुम्हारी बहन हया मेरे बेड पे भी हो सकती है, सुना है बहुत खूबसूरत है। सिकंदर ने इसे जिज किया तो अबरू को लगा इसने कोई सूर फूंका हो। वो जख्मी शेरनी की तरह इस पे झपटी और इसका गिरबान पकड़े चीखी, खबरदार, खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया तो क्या कर लोगी, हाँ, क्या कर सकती हो तुम। वो इसके दोनों बाजू हाथों में जकड़े गुस्से से चिल्लाया, और मैं, मेरी हिम्मत की तो बात ही मत करो। मैं क्या कर सकता हूं अबरू जमान, प्रैक्टिकल करके दिखा दूं क्या। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, उठाओ डायरी और लिखो जो मैंने कहा है। वो इसे एक झटके से छोड़ता धाड़ा, नहीं प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने हाथों से अपने अम्मी बाबा को नहीं मार सकती। प्लीज मुझ पर रहम करो, प्लीज, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, बेशक मेरी जान ले लो, मार दो मुझे, लेकिन मुझसे ये काम नहीं होगा, प्लीज। अबरू हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते हुए बोली, वैसे कितना तड़पोगी ना तुम अबरू जमान, जब तुम्हारा बाप जेल में सड़ेगा। यू नो, पुलिस के लिए कोई भी झूठा केस बनाना मुश्किल नहीं है। रोजाना हजारों रोड एक्सीडेंट होते हैं, और ऐसे ही किसी हादसे का शिकार होकर तुम्हारा भाई भी जान की बाजी से हार सकता है, और हया का गैंग रेप भी हो सकता है। और तुम्हारी माँ, बस, बस तुम। अबरू ने कानों पे हाथ रख लिए, इससे ज्यादा सुनने की इसमें हिम्मत नहीं थी। इसे लगा सिकंदर शाह इसे तुंद छुरी से काट रहा है। वो इसके सामने हाथ जोड़े बोली तो इसके लहजे में खौफ, डर, बेबसी, लाचारी, थकन, क्या कुछ ना था। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ नहीं होना चाहिए, इनका कोई कसूर नहीं। आंसू इसकी आंखों से बहते इसके हाथों पे गिरने लगे और वो रोते रोते वहीं बैठती चली गई। अबरू ने इसकी बताई गई तहरीर मनोअन लिखकर जब सामने कुर्सी पर बैठे टांग पे टांग रखे सिगरेट का कश लेते सिकंदर शाह को पकड़ाई, जिसके चेहरे पे दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट थी, तो इसे लगा कि वो सब कुछ हार चुकी है, सब कुछ। लातादाद सोचें इसके जहन में गड़मड़ करने लगी। जब सिकंदर शाह खड़ा होता, कश लेते, धुआं इसके मुंह पर छोड़ता बोला, गेम स्टार्ट्स नाउ अबरू जमान। और वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन दरवाजा बंद करना न भूला। जबकि पीछे खड़ी अबरू जमान की आंखें खौफ से फैल चुकी थीं, आंसू कितार दर कितार इसकी आंखों से बहते जा रहे थे। इसे लगा शायद इसने गलत कर दिया, बहुत गलत। उफ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अबरू हाथ कानों पे रखे अंदर उठने वाले शोर का गला घोंटती जमीन पे गिरते गिरते होशो हवास से बेगाना हो गई। अभी कहाँ हो तुम, आ जाओ मेरा बेटा, खुदारा वापस आ जाओ। तुम्हारे बाबा में इतनी हिम्मत है कि वो लोगों के मुंह बंद कर सकें, लेकिन कब तक। या अल्लाह, मेरी आबी की इज्जत को महफूज रखना। रात 12 बजे तक जमान अहमद जब अबरू को ढूंढते ढूंढते थक गए तो बेबस होते रो पड़े। वो हर जगह अबी को ढूंढ चुके थे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स तक छांग मारे, लेकिन अबरू का कोई अता पता नहीं था। एक बार फिर वो मायूस से घर की तरफ लौटे तो गली के नुक्कड़ पर कुछ ओबाश लड़के इन पे आवाजें कसने लगे, अरे वो देखो इस बुढ़े को, कैसे लाचार सा वापस आ रहा है, बहुत अकड़ के फिरता था, कैसे बेटी मुंह काला करके भाग गई। हाँ हाँ यार, कैसे सारे मोहल्ले वालों की नाक में दम किए रखती थी, हमें दर्श देती, खबरदार किसी की बहन बेटी की तरफ गलत निगाह भी डाली, आंखें निकाल दूंगी। बड़ी मुलानी बनी फिरती थी, अब कैसे अपने आशिक के साथ भाग गई। हाँ यार, देखो कैसा जमाना आ गया है,
दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। अरे मियाँ साहब, अगर दूसरी बेटी का भी प्लान हो भागने का तो हम सब मुयस्सर हैं। सबका मुश्तरका कहकहा बुलंद हुआ। बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास सब। खबरदार जो मेरी बेटियों के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो जुबान खींच लूंगा मैं। जमान अहमद ने आगे बढ़ते इस लड़के का गिरबान पकड़ा तो इसने एक झटके से अपना कॉलर छुड़वाते जमान अहमद को धक्का दिया और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पे जा गिरे। हे, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो वो हशर करूंगा कि याद रखोगे। अपनी बेटियों पे कंट्रोल नहीं, आया बड़ा हमारी जुबान खींचने वाला। अपने गिरबान में झांको पहले, फिर पकड़ना किसी और का। चलो यारो। वो लड़का अपनी जुबान से जमान अहमद की रूह में कचोके लगाए दोस्तों के साथ चल दिया। गली में कीचड़ होने से जमान अहमद के कपड़े भर चुके थे। उन्होंने रोती आंखों से आसमान की तरफ निगाह की। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना, मेरी बेटी मिल जाए। वो घुटनों पर हाथ रखे उठे तो इनकी नज़र ज़रा फासले पर खड़े तैमूर पर पड़ी, जो खड़ा तमाशा देख रहा था। लेकिन आगे बढ़कर इन लड़कों को मुंह बंद करवाना ज़रूरी न समझा और ना ही जमान अहमद को उठाना। वो नज़रअंदाज करता चल दिया। जमान अहमद उठे तो इनके कंधे झुके हुए थे। बाबा क्या हुआ, आप ठीक हैं? ये आपके कपड़े, अंदर आए। वो जैसे ही घर में दाखिल हुए, हया जो इनके इंतजार में थी भागती हुई आई, लेकिन इनके कीचड़ से भरे कपड़े देखकर डर गई। हया इन्हें बाजू से थामे अपने और अबरू के मुश्तरका कमरे में ले आते, बेड पे बिठाती, फौरन इनके रूम से नए कपड़े निकाल के ले आई। बाबा ये कपड़े आप प्लीज चेंज कर लें। वो कपड़े खामोशी से थामे वॉशरूम में चले गए। हया खाना लेके आई तो बाबा चेंज करने के बाद बेड पे बैठे खला में कुछ ढूंढ रहे थे। हया ने इनके सामने छोटी सी मेज पे खाने की ट्रे रखी। बाबा खाना। बाबा। हाँ। हया ने इनके हाथ पे हाथ रखा तो वो चौंके। हया से इनकी आंखों में देखना मुश्किल हो गया। वो बाबा से आपी का पूछना चाहती थी, लेकिन बाबा की हालत देख के इसका हौसला डगमगा रहा था। वो अपनी जुबान पे अल्फाज नहीं ला पा रही थी। बाबा खाना। इसने अपने हाथ से नवाला इनके मुंह की तरफ किया तो उन्होंने इसका हाथ थाम लिया। नहीं हया, जब तक मेरी आबी नहीं आती ये नवाला मेरे अंदर कैसे जा सकता है? पता नहीं मेरी आबी कहाँ है। हया, वो तो मुझे बताए बगैर कभी कहीं नहीं गई। तो फिर अब? कल से वो घर नहीं आई। मैं हर मुमकिन जगह पर जाकर, यहाँ तक के हॉस्पिटल्स तक छान मारे हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं। वो हया को बाहों के घेरे में लिए बोले तो दोनों के आंसू बह रहे थे। बाबा। हया, लोग बहुतान लगा रहे हैं मेरी आपी पे, लेकिन वो क्या जाने, मेरी आबी तो मेरा मान है, मेरी रूह का हिस्सा। मुझे खुद से ज्यादा अपनी आबी पे भरोसा है। वो मर तो सकती है लेकिन मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। वो तो आईने की तरह शफाफ है। तो फिर क्यों लोग इस पे धूल गिरा रहे हैं, क्यों? मुझे यकीन है मेरी आबी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। लोग सिर्फ बहुतानबाजी कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी आबी पे शक कैसे कर सकता हूँ? वो तो मेरे वजूद का हिस्सा है। और भला कोई अपने वजूद पे भी शक करता है हया? बाबा। हया को इनके आंसू अपने दिल पे गिरते महसूस हुए। वो इन्हें जोर से भींचे, जोर जोर से रोने लगी। वो दोनों बाप बेटी रो रहे थे, बेहद बेतहाशा। शायद किस्मत में हमेशा इनके लिए रोना लिखा जा चुका था। मैं शादी करूंगा, वो भी एक तवाइफ से? हाउ डेयर शी टॉक लाइक दैट? हिम्मत कैसे हुई इसकी ये सब कहने की? इसका काम सिर्फ बेड की जीनत बनना है, किसी के घर की नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के एवज बिकने वाली, हजारों लोगों के दिल बहलाने वाली, भरी महफिल में नाचने वाली, हर किसी के सामने अपने आप अयां करने वाली मुझसे मुझसे शादी करेगी? इसने अपने सीने पे उंगली रखी। मुझसे निकाह के ख्वाब देख रही है। मेरे बिस्तर तक आने की कीमत वो निकाह रख रही है। वो भी मुझसे कीमत वसूल करेगी? अरे वो तो बेमोल बिकने वाली होती हैं। इज्जत इनके लिए गाली है, एक गाली। इसने मुझे इनकार किया, एक तवाइफ ने मुझे इनकार किया। अब वो मेरी जिद बन चुकी है। वो खुद आएगी मेरे कदमों में। जब से मानी की जुबानी इसे सितारा का पैगाम जो दिलावेज ने भेजा था पता चला, गुस्से से इसका बुरा हाल हो चुका था। वो अपने बेडरूम में जख्मी शेर की तरह चकराता फिर रहा था। मानी इसके सामने रखे सोफे पे बैठा इसे गुस्से से बेहाल होता देख रहा था, जो इस वक्त कोई 8वीं सिगरेट पी रहा था। यार एक प्लान है मेरे माइंड में, मानी इसके कंधे पे हाथ रखते बोला। कैसा प्लान? शाह ने अचंभे से पूछा। तुम इससे निकाह कर लो। व्हाट?
पागल हो गए हो? मेरा म्यार अभी इतना गिरा नहीं कि एक तवाइफ मेरी बीवी बने। मानी की बात सुनते ही शाह गुस्से से फुंकारा। यार सुनो तो, प्लान सुनो। मानी ने इसे ठंडा करना चाहा, तो इसने आंखें फैलाकर इसे देखा और खामोशी से इसका प्लान सुनने लगा। मानी का प्लान सुनने के बाद शाह के चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट की छाप थी। अरे वाह भाई, क्या कहने मोहतरम मानी साहब, आपके शैतानी ज़हन में कैसे कैसे आइडियाज आते हैं। शाह ने मानी को गले लगाते इसकी तारीफ की, तो वो भी इससे अलग होते कमीनगी से मुस्कुराते हुए बोला, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार मोहतरम शाहजी साहब, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मानी की बात पे दोनों का मुश्तरका कहकहा पड़ा और दोनों ने सिगरेट के पैक से सिगरेट निकाले सुलगाई। जब काफी देर बाद मानी बोला, यार फिर आज रात तेरा क्या प्लान है? वो लीजा कब से फोन कर रही है? वो तुमसे मिलने को बेकरार है। हाँ, इसे बुला लो आज। और भी जो जो गर्ल्स टाइम मांग रही हैं, तुम देख के एडजस्ट कर लेना। वैसे भी कुछ दिन बाकी हैं, सबको निपटा के मुझे हवेली का चक्कर भी लगाना है। माँ जी याद कर रही हैं। ओके डोंट वरी, मैं सबको फाइनल करता हूँ। मानी ने कहा तो दोनों देर तक मुस्कुराते शराब और सिगरेट से लुत्फानंदोज होते रहे।